शब्दों से तो अर्थ फिसलते देखा है, शब्दों से तो अर्थ फिसलते देखा है हर बार ही। अर्थों को सच कहने वालों, शब्दों का सच और है। जी हाँ, सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से और सुव्यवस्थित ढंग से हम सबको प्रवासी साहित्य को पढ़ने, समझने और गुनने की राह दिखाई है। इस प्रयास के लिए मैं सर का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर। और सचमुच हमें आप जैसे प्रोफेसरों को, अध्यापकों को सुनते रहने की आवश्यकता है, ताकि हम सब पठन पाठन करने वाले एक नई दृष्टि से पढ़ सके, जान सके और शिक्षा के जगत में आगे एक नया मुकाम स्थापित कर सके। समय बहुत ही हो चुका है और मैं और अधिक समय ना लेते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाना चाहूँगी। आज जैसा कि हमारे बीच उपस्थित होने वाले थे प्रवासी साहित्यकार, कथाकार तेजेंद्र शर्मा जी, जो लंदन से हैं लेकिन अभी कुछ कारणों से हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके हैं, लेकिन सर ने अपनी वक्तव्य के छोटे प्रारूप को हम सब तक पहुंचाया है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप सबके बीच में और माननीय मंच के बीच में इस बात को साझा करूं। तेजेंद्र शर्मा की बात तो हम सब जानते हैं, कहानियों में पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, फिर भी एक औपचारिक रूप से मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी आप सबके सामने। तेजेंद्र शर्मा ब्रिटिश रेल लंदन ओवरग्राउंड में अभी कार्यरत हैं और इन्हें कई सम्मानों से पुरस्कृत किया गया है, जैसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा MBE मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से नवाजा गया है 2017 में, और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा मोटूरी सत्यनारायण सम्मान से 2011 में सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ढिबरी टाइप के लिए महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में सम्मानित किया गया और भारत गौरव सम्मान 2016 में ब्रिटेन की संसद में दिया गया। परिचय रचनाओं को लेकर के अगर हम कहें तो इनकी कृतियां, इनकी रचनाएं अनगिनत हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, जिनमें से कई कहानियां और कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। अब मैं चूंकि समय की कमी के कारण मैं सीधे विषय पर आती हूं और सर के द्वारा भेजी गई उनकी व्याख्यान को प्रस्तुत करना चाहूंगी। प्रवासी साहित्य यानी जैसा कि अभी ऋषि सर ने कहा कि पढ़ना है प्रवासी साहित्य को तो उनके भाव को समझिए, उनके मन की वेदना को समझिए, उनकी मन स्थिति को समझिए। इसी संदर्भ को लेते हुए तेजेंद्र शर्मा का आलेख में पाठ करने जा रही हूं। प्रवासी हिंदी साहित्य की चुनौतियां शीर्षक है। प्रवासी हिंदी साहित्य पहली पीढ़ी के प्रवासियों द्वारा रचा गया साहित्य ही हो सकता है, जो पीढ़ी प्रवास की पीड़ा सहती है, अपनी जड़ों से उखड़ने के दर्द को महसूस करती है, नई जमीन पर अपने आप को जमाने की मेहनत करती है और अपनी जन्मभूमि के प्रति नॉस्टैल्जिया महसूस करती है और अंततः अपने अपनाए हुए देश की स्थितियों पर अपना साहित्य रचती है। उसी पीढ़ी को प्रवासी साहित्यकार कहलाने का हक है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर आदि में भारत से जाकर बसे हिंदी के साहित्यकार हिंदी साहित्य के प्रवासी साहित्यकार हैं। मैंने पहले भी कहा है कि प्रवासी साहित्यकार के अनुभव का क्षेत्र 3 स्तरों पर काम करता है। पहली स्थिति होती है जब एक प्रवासी साहित्यकार अपने अपनाए हुए देश में अपनी जन्मभूमि को याद करता है, यानी कि नॉस्टैल्जिया से ग्रस्त साहित्य की रचना करता है। दूसरी पीढ़ी होती है जब प्रवासी साहित्यकार अपने अपनाए हुए देश को एक बाहरी व्यक्ति के रूप की तरह देखता है, जैसे कि निर्मल वर्मा और महेंद्र भल्ला ने किया। इस स्थिति के दौरान लेखक अपने अपनाए हुए देश को एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर देखता है। इस स्थिति के दौरान लेखक अपने अपनाए हुए देश को बाहरी व्यक्ति के स्थिति के तौर पर देखता ही है तो है ही और समझने का प्रयास भी करता है। तीसरी स्टेज सबसे महत्वपूर्ण है जब प्रवासी अपने अपनाए हुए देश के समाज का हिस्सा बन जाता है
और फिर उस समाज के बारे में ठीक वैसे ही लिखता है जैसे कि वहां का कोई भी स्थानीय लेखक लिखेगा। अधिकांश प्रवासी लेखक दूसरी स्टेज में ही अपना पूरा लेखकीय जीवन गुजार देते हैं। वे हमेशा भारत की रीति रिवाजों की तुलना अपने अपनाए हुए देश के सिस्टम से करते हैं और दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के लेखन में ऐसे वाक्य अवश्य मिलेंगे। लंदन में भारत की तरह ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका के कानून कुछ अलग किस्म के हैं। यहाँ तो सफाई वाली लेडी भी कार में बैठकर आती है। कनाडा में हर किस्म के काम का सम्मान होता है। यहाँ किसी काम को छोटा नहीं समझा जाता। लंदन की नेशनल हेल्थ स्कीम एक अनूठी स्कीम है। यानी कि हम अभी तक अपने अपनाए हुए समाज को समझने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, बल्कि भारत में बैठे हिंदी पाठक को समझा भी रहे हैं कि ए लुल्लू, तुम नहीं जानते हम किस सभ्य समाज का हिस्सा हैं। हम तुम्हारी तरह पिछड़े लोग नहीं रहे। मगर हमें ध्यान रखना होगा कि प्रवासी हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल पिछले 20 वर्षों का ही है, जब ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और खाड़ी देशों में एक ऐतिहासिक साहित्यिक विस्फोट हुआ और इस काल में दो तरह के हिंदी साहित्यकार सामने आए। एक वो जो प्रवासी बनने से पहले ही भारत में स्थापित लेखक बन चुके थे, जैसे कि उषा प्रेमवदा, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, कीर्ति चौधरी, अचला शर्मा, गौतम सचदेव आदि। और दूसरे वो जिन्होंने पहली बार कलम प्रवासी बनने के बाद ही उठाई। मैं जब 1998 में ब्रिटेन में बसने के लिए आया तो यहाँ किसी भी कथाकार का अपना कोई स्वतंत्र कहानी संग्रह या उपन्यास प्रकाशित होकर नहीं आया था। ब्रिटेन में स्थापित साहित्यकारों में सत्येंद्र श्रीवास्तव का नाम सबसे ऊपर था। वे कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे और मूलतः कवि थे। वैसे उनके बहुत से लेख भी प्रकाशित हुए, जो बाद में पुस्तकों के रूप में प्रकाशित भी हुए। वैसे दिव्या माथुर, उषा राजे सक्सेना, कृष्ण कुमार, नरेश भारतीय, उषा वर्मा, मोहन राणा आदि खासे सक्रिय हैं, मगर मूलतः सभी कविता रच रहे थे। खाड़ी देशों में कृष्ण बिहारी भी हिंदी में लगातार कथा साहित्य लिख रहे थे, मगर वे अपने आप को प्रवासी लेखक नहीं मानते और बहुत जोर देकर अपनी इस बात को कहते भी हैं कि इसलिए उनके लेखन की चर्चा इस लेख में नहीं करेंगे। ठीक ही है, जब ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और खाड़ी देशों में एक साहित्यिक विस्फोट ही हुआ, इस काल में दो तरह के हिंदी साहित्यकार सामने आए। एक तो वे जो प्रवासी बनने से पहले ही भारत में स्थापित लेखक बन चुके थे, जैसे कि उषा प्रेमवदा, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, कीर्ति चौधरी, अचला शर्मा, गौतम सचदेव, यानी जिन्होंने पहले ही अपने लेखन का आरंभ किया था। मैं जब 1998 में ब्रिटेन में बसने आया तो स्थिति कुछ ऐसी ही थी। प्रवासी साहित्यकारों की समस्याएं अपने अपने देश के हिसाब से अलग अलग हैं। हम मॉरिशस के साहित्यकार के सरकारों को ब्रिटेन के सरकारों की से तुलना नहीं कर सकते। यूरोप और खाड़ी देश के लेखक एक अलग दुनिया में जीते हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर सभी की समस्याएं अलग अलग हैं। सिंगापुरी कहानी का पात्र च्युइंगम नहीं खा सकता क्योंकि वह च्युइंगम होती ही नहीं है वहाँ, और ब्रिटेन के सिंगल मदर को बच्चे पालने में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि यहाँ की सरकारें इतने पैसे देती हैं कि वहाँ मराने की तरह रह सकते हैं। अमेरिका में आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराई तो बेमौत मारे जाओगे। प्रवासी हिंदी साहित्यकारों के सामने सबसे पहली समस्या तो स्वीकृति की रही होगी। बड़े छोटे सभी आलोचक प्रवासी हिंदी साहित्य को द्वितीय दर्जे का साहित्य मानते रहे हैं। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी ताकि हमारे साहित्य को गुणवत्ता के आधार पर परखा जाए। बिना पढ़े नकारे जाने के दर्द से मुक्ति के लिए हमें खासा संघर्ष करना पड़ा। प्रवासी हिंदी साहित्य पर लिखने वालों में जमशेदपुर की विजय शर्मा, प्रोफेसर कमलेश कुमारी, कथाकार अजय नावरिया, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, हरीश कंवल, साधना अग्रवाल आदि ने लगातार प्रवासी साहित्य में लेखन कार्य किया है। भारत के कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रवासी साहित्य को शामिल किया गया है, मगर उसे अभी भी रिजर्व कोटे वाला साहित्य माना जाता रहा है। यह बहुत दुविधा की बात है। प्रवासी साहित्यकारों ने इस चुनौती से खासी हद तक पार पा लिया है। एक समस्या यह भी है कि भारत के आलोचक भारतेतर हिंदी कहानियों की समीक्षा बिना विदेशी जीवन को समझे या जाने कर सकते हैं या कर देते हैं। ब्रिटेन में आम नागरिक पुलिस अफसर को उसकी गलती के डांट भी लेता है, जबकि दिल्ली, हरियाणा में ऐसा नहीं किया जा सकता। जिन आलोचकों को सोच में मजदूर, किसान, भ्रष्टाचार, स्त्री विमर्श, दलित साहित्य वगैरह वगैरह घर किए बैठे हैं, उसके लिए भारत की सीमाओं से दूर किसी अन्य सभ्यता वाले देश के समाज को समझ पाना इतना आसान नहीं है।
आलोचकों को यह समझा पाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है कि भाई मेरे बिना सही हथियार लिए यदि मैदान में उतर जाओगे तो फतह कैसे पाओगे। आपको अपने तयशुदा हथियारों से ही प्रवासी साहित्य की परख नहीं करनी है, पहले इस साहित्य से अपने आप को समृद्ध करना है, तब इस साहित्य की समीक्षा करनी होगी। प्रवासी हिंदी साहित्य भारत के हिंदी पाठक और लेखक के लिए एक नए दुनिया के दरवाजे को खोलती ही है, वहीं हिंदी आलोचक को भी एक नए समाज के बारे में परिकल्पना करने का मौका भी देती है। भारतेतर हिंदी साहित्य के मुख्य विषयों में रंग भेद की समस्या शामिल है, तो वहीं प्रवासी भारतीय के अपने अपनाए हुए देश के साथ तालमेल बिठाए जाने की प्रक्रिया भी शामिल है। 1960 के दशक में जो भारतीय ब्रिटेन में आकर बसे, उनकी समस्याओं का सबसे सजीव चित्रण लंदन के पंजाबी उपन्यासकार स्वर्ण चंदन ने अपने उपन्यास कंजके में किया है। इसका हिंदी रूपांतर कथाकार सुदीप मुंबई ने किया है, जो कि राज्यपाल एंड सन से प्रकाशित हुई और उस समस्या की समस्याएं बिल्कुल भिन्न थी। सीलन से भरे घर, फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे की शिफ्ट काम, भारतीय केवल चौथे दर्जे की कमाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे, उन्हें पक्की नौकरी नहीं मिलती। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर सफाई कर्मचारियों का भी खासा शोषण होता था। बस में उनके साथ सीट पर कोई अंग्रेजी व्यक्ति या अंग्रेज नहीं बैठता था। मगर समय के साथ साथ हालात बदले और साहित्य की थीम भी बदली। जकिया जुबैर संभवतः एकमात्र ऐसी प्रवासी हिंदी लेखिका हैं जिन्होंने ब्रिटेन की राजनीति पर आधारित एक कहानी लिखी, बेचारी इडियट, यानी कि भारतवंशी अब केवल ब्रिटेन की राजनीति में भाग ही नहीं लेने लगे, बल्कि वहां से आकर बसे साहित्यकार अब यहाँ की राजनीति को केंद्र में रखकर साहित्य भी रचने लगे थे। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, यूरोप जैसे देशों में हिंदी साहित्यकारों ने अपनी उपस्थिति तो शिद्दत से दर्ज करवाई है। अमेरिका में सुषमा बेदी, उषा प्रेमदा, सुधास, ओम भीगरा, सुदर्शन प्रियदर्शनी, अनिल प्रभा कुमार, उमेश अग्निहोत्री, पुष्पा सक्सेना, रेखा मैत्र, गुलशन माथुर जैसे नाम प्रतिष्ठित हैं। ब्रिटेन में गौतम सचदेव, सत्येंद्र श्रीवास्तव, नरेश भारतीय, नीना पॉल, जाकिया जुबेरी, उषा राजे सक्सेना, दिव्या माथुर, संदीप नैयर, शैली अग्रवाल, उषा वर्मा, पद्मेश गुप्त, महेंद्र देवसर, कृष्ण कुमार, अरुण सभरवाल, जय वर्मा और शैल अग्रवाल भी सक्रिय साहित्य रच रहे हैं। यूरोप में अर्चना पेन्यूल और पुष्मिता अवस्थी, सुरेश चंद्र शुक्ल और राकेश शंकर भारती भी लगातार लिख रहे हैं। प्रवासी हिंदी साहित्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अस्तित्व को बचाए रखने की है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रवासी हिंदी साहित्य पहली पीढ़ी द्वारा रचा गया साहित्य है। अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकांश हिंदी लेखक 75 पार के शिखर बन चुके हैं। महेंद्र देवसर और कैलाश बुधवार जैसे लेखक तो 25 ही पार कर गए हैं, मगर जो नई पीढ़ी भारत से प्रवास करके विदेशों में आ रही है, उनमें से अधिक आईटी, डॉक्टरी, फार्मेसी और अकाउंट से जुड़े हुए युवा हैं। ये लोग भारत में ही हिंदी नहीं पढ़ते तो लिखने का तो सवाल ही कहाँ खड़ा होता है। पश्चिमी देशों के प्रवासी हिंदी साहित्य का भविष्य अनिश्चित महसूस होता है, क्योंकि इसके अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा भारत से है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।